इनकी अप टू द मार्क नहीं होंगे, उनकी कमजोरियां हैं, वो निकालनी चाहिए ताकि रूलिंग पार्टी भी अपने लोगों को ठीक रखे और सौम्यता से रखना चाहिए। आप तो भटका देते हैं ना, जाके अंदर मैं देखती हूँ सदन में वो मुद्दा भी लेकर आए तो ऐसे खिलाड़ी हैं सरकार के अंदर जो उनको मुद्दों से भटका देते हैं। हाँ, जब उनको मालूम है कि इसकी इंटेंशन ये है हाँ। तो वो भी फिर उस तरह का रास्ता निकालते हैं। मैं उनका फेवर नहीं ले रहा, हाँ। लेकिन सरकार दोनों मिलकर के सरकार बनता है, जो रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन दोनों मिलकर के सरकार बनते हैं, उनको अपना अपना कर्तव्य ठीक से देश हित में निभाना चाहिए और उनको भी पारदर्शी, बाकी सबके लिए पारदर्शिता, उनके लिए नहीं है। हाँ। ये गलत है। हाँ। दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। मापदंड नहीं होने चाहिए। उनको एक अच्छे व्यक्ति के नाते वो सरकार के प्रतिनिधि, समाज के प्रतिनिधि बन के गए हैं, उनको हर सरकार, समाज के हर दुखी व्यक्ति, हर गरीब व्यक्ति, हर वंचित समाज के किसी भी वंचित व्यक्ति की मजबूरियों को समझना चाहिए और ठीक प्रकार से चिंतन करते हुए, पॉलिसीज बनाते हुए उनकी उन सारी बातों को। एक नाम मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो थे तब तक शायद इतनी बार तो कभी किसी ने सुना नहीं होगा, लेकिन हर भाषण में जवाहरलाल नेहरू जी आ जाते हैं। अब इतना हो जाता है कि क्या कोई भी भाषण बिना नेहरू जी के पूरा नहीं हो सकता, या कोई भी समस्या, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो तो शुक्र मनाइए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पेपर लीक में भी ये ना बोल दें कि नेहरू जी आए थे, पेपर लीक करके चले गए, इसमें हमारी गलती नहीं। ये एक आम आदमी सोचता है जब भाषणों में नेहरू जी ज्यादा आते हैं और मुद्दा कम। देखिए रमा जी, क्या है, हर एक व्यक्ति की एक कार्यशैली होती है। मैंने अभी आपको बताया, प्रधानमंत्री जी से मैंने ऐसे निवेदन किया, हाँ, कि आपकी कार्यशैली बदल गया। उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत कुछ सीखना है, पहली बार आया हूँ, अलग जिम्मेवारी, अलग बातें, अलग। ऐसे हर व्यक्ति के अपने एक कार्यशैली होती है। वो नए नए डोगमास, नए नए इश्यूज, हाउ आई कैन बी पॉपुलर, मैं ओपोजिशन पर किस प्रकार से आघात कर सकता हूँ या मैं रूलिंग पार्टी पर कैसे आघात कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे वो एक दूसरे को करने का प्रयास करते हैं। इन बातों में कोई तथ्य नहीं है, ठीक है, उनको अधिक मैच्योर्ड होना चाहिए। अब भारत एक मैच्योर्ड रिपब्लिक कंट्री हो गया है, लोकतंत्र, पुराना लोकतंत्र हो गया हमारा। अब हमको लोकतंत्र की वो सारी बातें अच्छा ये अपने व्यवहार में लानी चाहिए, ठीक है ना। किसी का भी नाम लेना, किसी का भी वो करना, आप मानते हैं गलत है? तो नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, गलत ठीक नहीं कह रहा मैं एक सहज सबके उस पर मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहता हूँ कि 100 साल हो गए, मेरे को एक घटना ये ध्यान है, मैं पढ़ता था उस समय, विद्यार्थी था, तो उस समय मास्टर जी हमारे बताया करते कि जापान हमारे बाद में आजाद हुआ, लेकिन आज जापान बहुत आगे बढ़ गया। तो हिरोशिमा तो जापान ने कहा भूल जाओ, गड्ढे में डाल दो इसको और स्टार्ट करो नया। उन्होंने बाहर से गाड़ियां खरीदी, उनको रखा अजायब घर में, उसमें से उससे अच्छी गाड़ी कैसे बन सकती है वो बनाओ। राष्ट्र निर्माण के ये भी तो बातें हैं। हाँ, ये बातें क्यों नहीं हमारे व्यवहार में आती? जापान आप घूमने के लिए जाएं तो उन्होंने उस जगह में चेंज नहीं किया, बल्कि एक सबक के तौर पर सामने रख दिया है, यहाँ थे हम और देखिए कहाँ पहुंच गए हम, और आगे पहुंचेंगे, वहां ये दिखाई देता है। इसलिए हमारे समाज में भी आपको क्या लगता है, ये सिर्फ नेताओं तक रहती बात है? ये जो व्यवहार है, ये जो आचरण है, ये समाज में भी जाता है। इसलिए आज हम कहते हैं समाज को संस्कारित करना है, समाज की सोच को बदलना है, समाज में अच्छे संस्कार लाने हैं, अच्छा चिंतन लाना है, ये इसलिए कहना पड़ता है। क्यों नहीं हमारे नेता प्रतिनिधि वो क्यों नहीं सोचते इन सब बातों को? तो ये भी तो संग करे, जब आप घर घर जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको वहां भी घर घर हम जा रहे हैं संस्कार के लिए। लेकिन ठीक है, ये बात बिल्कुल कि भाई हमारे कर रहे हैं, हम संघ के माध्यम से भी पंच परिवर्तन बोला ना, आह्वान किया है ना, उसमें ये बातें भी हैं। अभी आपने इतने सारे नेताओं की मैंने आपसे बात की, सब बीजेपी के नेता थे, ऐसे नेता थे जिन्होंने कुछ करके दिखाया है, कुछ कमियां बाकी हैं वो करना चाहते हैं। अब विपक्ष में कोई ऐसा नेता आपको दिखाई देता है जिसमें पोटेंशियल दिखाई देता है कि वो कुछ कर देगा? भाई
अब मैं ऐसे एक एक व्यक्ति का विश्लेषण करने में, हमने कभी कोई एक दो नेता, नरेंद्र भाई को भी हमने थोड़ी पहले कहा कि भी ये ऐसे होंगे, ठीक है। गुजरात में आए, सीएम आए, उनका व्यवहार आचरण, उनका परिवर्तन, गुजरात में जिस तरह का परिवर्तन किया, गुटबाजी होती थी, आपको मालूम है, सुरेश मेहता और ये वो क्या क्या सरकार गिरेगी, सरकार ये होगी, उसमें से उन्होंने जाकर के कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया, तो जय जयकार होगी। अब फिर वो यहाँ आए तो उन्होंने सारे उसमें से कर दिया। हमें मालूम नहीं था कि इसकी इतना पोटेंशियल और इतना वो हो जाएंगे, आज इतने स्थान पहुंच जाएंगे। तो मेरा सवाल बहुत सीधा है। मुझे पता है आप मुझे घुमा रहे हैं। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा। लेकिन मेरा सवाल सीधा है कि आपके आगे विपक्ष है और विपक्ष का बहुत गंभीर लेते हैं। राजीव गांधी, इंदिरा जी चली गई, राजीव गांधी आ गए, ठीक है। तो राजीव गांधी मिस्टर क्लीन कहलाए, मिस्टर क्लीन आ गए। नानाजी देशमुख ने भी वो किया, नानाजी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ऐसा नारा हुआ। अभी की बात कर रही हूँ मैं, वो तो चले गए। अच्छी मेजोरिटी होगी, सुनो ना। तो क्या होता है कि व्यक्ति जब तक उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कोई भी है, मनमोहन जी को किसने सोचा था कि वो आगे आ जाएंगे ऐसे, उसमें आगे सफल हो गए और एक अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर, एक इकोनॉमिस्ट अच्छे बने, देश में अच्छा हो गया। ऐसे आज भी कौन व्यक्ति किस रूप में एस्टेब्लिश हो जाएगा? जब लोग कहते हैं ना यार उनके पास कौन है, मैंने कहा ये नहीं कह सकते। यही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि कौन है। नहीं, अभी तो मैं उसका वो नहीं कह सकता कि भाई ये व्यक्ति होगा या वो व्यक्ति। अगर मैं ममता दीदी की बात करूं, हालांकि आज ना 3 में ना 13 में ये हाल हो गया, कुछ आगे का हो गया, लेकिन ऐसा कोई नेता आपको नजर नहीं आता जो आगे बोलेगा? मैं ममता जी के बारे में, देखिए ममता जी एक बार पूरे देश में ममता अर्जित करती थी। हाँ। एक लेडी एक साड़ी में और कम्युनिस्टों जैसे चप्पल एक थैला, धूर्त उनको उन्होंने साफ कर दिया। अब यहाँ तक कहा जाए तो उनका व्यक्तित्व श्रेष्ठ था, लेकिन रूलिंग पार्टी में इतने सालों तक आने के बाद, मैं बंगाल में जाता रहा हूँ, मैं वहां के लोगों की पीड़ा सुनता था। तो उसने जिस प्रकार से सारा चलाया गौरव धंधा, तो मैं ऐसे मिलता था, एक महिला से मिला मैं, उसने कहा भाई साहब हमको कंप्लेंट भी नहीं करवा सकते, कंप्लेंट करवाने के लिए टीएमसी के लोकल ऑफिस में जाके रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उनकी कोई फीस होती है, फीस देनी पड़ेगी, तब हमको न्याय मिलता है। वो ममता जिसके प्रति वर्षों तक हमारा एक सद्भाव रहा और उसके बाद इतना हो गया। हम भारतीय विकास परिषद की शाखा लगाने का प्रयास करते थे, लोग कहते थे अरे भाई साहब आप छोड़ो, हम नहीं कर सकते, हमने यहाँ से उजड़ के कहीं दूर नहीं जाना है, ठीक है। और फिर उसमें बांग्लादेशी मुस्लिम उनको वो करके एक कम्युनिटी पर अत्याचार करना, उनके उसमें से ऐसा करना, तो उसका कहीं की जाती थी, लेकिन वो चली गई, जाने के बाद आज उसका कुछ बचा नहीं। अब बीजेपी को भी थोड़ा ठीक ढंग से अपना रूलिंग संभालें, अच्छा गवर्नेंस करें, उसको अच्छा बनाए, डिटोरेटेड, खराब, डिस्ट्रॉयड, आप कुछ भी कह सकते हैं, उस राज्य को एक अच्छा संपन्न। एक आरोप लगता है कि लड़ेंगे तो वहां जब दोनों होंगे, सामने वाले को पूरा खत्म ही कर दो तो लड़ना ही क्या पड़ेगा। तो ये जो मैसेज जाता है, आपको नहीं लगता इसका लॉन्ग टर्म बहुत एक गलत असर आ सकता है? देखिए मैंने बता दिया ना, कि ममता जब कम्युनिस्टों को हरा के आगे आई तो उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया ना, वो अकेली रही। ये बंगाल की नेचर हो सकती है। अब उसी तरह से बंगाली है ना वहाँ, सेम कर्मा रिटर्न, शासन में बंगाली है ना, और वही है जो टीएमसी में थे, और वही टीएमसी में कम्युनिस्ट थे। टीएमसी में भी कम्युनिस्ट ही आए ना, उन्होंने पहले कम्युनिस्ट के नाम पर अकेले राज किया, फिर टीएमसी के रूप में वो किया। अब बीजेपी में भी तो कोई गुजरात के तो नहीं है ना, महाराष्ट्र के तो नहीं है ना, बंगाली है। अब उनके खून में ऐसा है कि अकेला चलो, एकला चलो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए।
मतलब आप ये मानते हैं कि गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमें फेस करनी पड़ेगी। एक अच्छा श्रेष्ठ बॉर्डर राज्य है, हाँ, उसको मजबूत बनाना चाहिए। बांग्लादेश को हमको सबक सिखाना है। बांग्लादेश में करोड़ों हिंदू हैं, समय समय पर माताओं बहनों पर बहुत कष्ट होता है, वहाँ उन पर बड़ा अत्याचार होता है। उसको ठीक सुपरविजन और उसको चैलेंज करना है तो बंगाल हमारा बहुत सशक्त राज्य बनना चाहिए। और हमारी ये नीति है कि भी हम देश के हर कोने को अच्छा बनाएंगे, तो उसमें ये करना है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि बदले की भावना या उसको बिल्कुल ऐसा करना। ममता जी को सम्मान भी देना चाहिए और एक महिला होने के नाते एक महिला सम्मान देना ही चाहिए। संघ के लोग बहुत पढ़ते लिखते हैं और कई चीजों का प्रचार नहीं करते, पर एक लाइब्रेरी हमेशा मिलेगी और वो हमेशा पढ़ते हैं और नई चीजों पे बात करते हैं। मैंने आपको देखा है, आप फिल्में देखते हैं? देखते हैं, कभी मौका मिलता है तो। अभी लेटेस्ट कोई फिल्म देखी आपने? नहीं, ऐसा तो आप बताइए क्या है? नहीं, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, धुरंधर या कोई फिल्म देखी है? देखी नहीं है? उसमें तो इतनी सारी बातें ऐसी आई हैं जो बहुत पक्ष की भी हैं। नहीं, बताइए, मैं उसमें बताऊंगा। नहीं, आप फिल्म ही नहीं देखी तो मैंने फिल्म नहीं देखी। वो धुरंधर क्या है? अच्छा, मतलब उसमें बताया गया है कि कैसे हमारे देश की जासूसी जो एजेंसीज हैं काम किया, उसमें एक श्रेय कहीं ना कहीं उस फिल्म को देखकर बहुत सारी चीजें अच्छी थी, पर ये आरोप लगने लगे कि ये बड़ा पक्ष का प्रोपोगंडा है, कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कि हमने ये किया और पिछला ऐसा हुआ, नोटबंदी हो गई, हमने ऐसा कर दिया, एक खेप आ रही थी। ये अरे माँ जी, ये देखिए, हम तो राजनीति नहीं है, हम तो एक समाज। पर जो बच्चा इस फिल्म को देख रहा है वो तो सोचा आपने ऐसा किया होगा। राष्ट्र में समाज एक बहुत बड़ा विषय है, ठीक है। आज सामाजिक नेतृत्व खत्म हो गया है। जो गांव में, शहरों में, समाज में अच्छा नेतृत्व होता था, जातियों के भी नेतृत्व होते थे, बड़े लोग होते थे, उनकी बात का महत्व होता था, वो खत्म हो गया है। इसलिए हम ये प्रोपगंडा में, हम ये कोई फिल्मों के माध्यम से ये करना वो करना, इससे संस्कार नहीं दिए जा सकते, इससे लोगों का मन नहीं बदला जा सकता। और इसलिए मैंने कहा कि पब्लिसिटी भी हो तो सार्थक हो। मैं 2-3 छोटे-छोटे सवाल पूछूंगी और मैं चाहूंगी आप वन लाइनर दें। हाँ। महिला बिल के ऊपर इतनी तगड़ी बात हो रही है कि महिला बिल, ये सारी चीजें, कोशिश भी की जाती है कुछ ऐसे चेहरों के पोस्टर बनाने की, देखिए हम महिला को, पर वो समग्र महिलाएं नहीं है। महिला को लेकर संघ का प्लान क्या है? महिलाओं को लेकर संघ में क्या भूमिका है? क्योंकि मैं एक सवाल ये भी करना चाहती हूँ कि जहां पर मैं देखती हूँ एक पूरी फौज खड़ी होती है पुरुषों की, संघ में महिलाएं कहाँ खड़ी हुई हैं? अरे, भारत विकास परिषद में आप किसी महिला से पूछो, हम महिलाओं को क्या बढ़ाना चाहते हैं। महिलाओं को हम इस राष्ट्र की जननी के रूप में जो पूजा होती है, वो स्थान निर्माण करना चाहते हैं, और ये स्थान हमने निर्माण किया है। ठीक है। एक जिम्मेवार ममतामयी माँ, बड़ी महिला है, उसका ममता जागृत करना, उसके अंदर आत्मविश्वास, मेरा देश ऐसा, मेरे बच्चे ऐसे, ये ममता के साथ उसके अंदर एक चिंतन के साथ आत्मविश्वास आना चाहिए। मैं नेतृत्व की बात कर रही हूँ। है? नेतृत्व की बात कर नहीं, मैं नेतृत्व की बात वही कर रहा हूँ। हाँ। फिर नेतृत्व कैसे आएगा? जब तक महिला में आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा, महिला अपनी कुंठाओं में घिरी रहेगी, डिप्रेशन में घिरी रहेगी, 10 तरह के उसको कचोटने के लिए प्रताड़ना की शिकार रहेगी, उसका अत्याचार होगा उस पर, ठीक है। उसको कुछ भी, शोषित महिला कैसे वो नेतृत्ववान हो सकती है? हम कह रहे हैं शोषण मुक्त महिला, किसी भी प्रकार का, बचपन से लेके उस बच्ची को प्यार मिलना चाहिए, स्नेह मिलना चाहिए, उसकी बात की अहमियत होनी चाहिए, ताकि वो आत्मविश्वास से भरपूर हो। वो किसी भी स्टेज पर, किसी भी आयु पर, आई विल डू, नो पापा आई विल डू होना चाहिए। संघ की बड़ी मजबूत भूमिका रहती है। ये तो हम ये बनाना चाह रहे हैं, हम बना रहे हैं, बनाना ही नहीं चाह रहे हैं, हम बना रहे हैं। सीता ने जनक को जब किसी ने प्रश्न पूछा, वो देवी कोई आई थी कि मैं पहले वो करूंगी ज्ञान का, वो क्या, तब सीता प्रश्न उत्तर करेंगे, तो जनक घबरा गए। तो उसने कहा, पापा
आपकी आज्ञा हो तो मैं करूं। बेटा, हाँ पापा मैं करूंगी। आत्मविश्वास था ना, ये हर बच्ची के मन में, मैं ये करूंगी, मैं ये बनूंगी। पर उसके लिए जनक भी तो बनाने पड़ेंगे। हाँ ठीक है ना, ये बना रहे हैं। हाँ। वही बात मैं कर रहा हूँ, समाज में क्या आने वाले समय में नेतृत्व में संघ में भी महिलाएं दिखाई देंगी? बिल्कुल बिल्कुल एकदम 100%। क्या नागपुर में भी महिलाओं की संख्या दिखाई देगी? अरे नागपुर छोड़ो आप, नागपुर अब भारत विकास परिषद का तो मैं अभी पूछ लूंगी 6 महीने बाद की कितना और तैयारियां हो गई, लेकिन मैं कहती हूँ क्या वहां पर महिलाएं दिखाई देंगी? नागपुर भूल जाओ आप। अब नागपुर हमारा, मात्र नागपुर नहीं पूरा देश हमारे उसमें है। और आज इस प्रकार की महिलाएं, आदर्श महिला, सिर्फ दबंग महिला नहीं, आदर्श, पतियों के कान पकड़ के उठक बैठक लगवाने वाली नहीं, परिवार का निर्माण करने वाली, परिवार को एक गौरवान्वित करने वाली और महिलाओं में नेतृत्व देने वाली ऐसी श्रेष्ठ महिला, तेजस्विनी महिला, ऐसे हम निर्माण कर रहे हैं। मैं ये लेकिन पूछूंगी आपसे 6 महीने बाद। हाँ, अरे 6 महीने नहीं, अभी पूछना आप। हाँ, मैं अभी तो पूछूंगी कितनी निर्माण हो रही है, फिर मैं 6 महीने बाद पूछूंगी कि निर्माण होकर कितनी तस्वीरों में दिखाई दे रही है। हर एक उसमें आपको बताऊंगा। मेरा आज का आखिरी सवाल है और मैं चाहती हूँ कि इसे आप कतई स्किप नहीं कर सकते, कंपलसरी है ये क्वेश्चन। मैंने स्किप नहीं किया। नहीं, लेकिन ये सवाल मैं करने नहीं दूंगी, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आखिरी सवाल है। स्किप किया क्या? आज आप नरेंद्र मोदी जी के पास जाते हैं तो आज क्या सवाल लेके जाएंगे? मैं जाता रहता हूँ। वो तो मुझे पता है, लेकिन आज आप क्या सवाल लेकर के जाएंगे? जैसे आप पहले 3 साल पूरा होने पे लेके गए थे, आज आपके मन में क्या है कि जहां आपको लगता है ये सवाल उनके आगे बेबाकी से रखा जाना चाहिए? मैं तो ये उनसे निवेदन करूंगा कि भाई संस्कारित भारत बनाने में हमारे राजनेताओं का, हमारे ब्यूरोक्रेट्स का चिंतन कैसे अच्छा हो सकता है। सिर्फ हम ही अच्छा आचरण, अच्छा चरित्र, अच्छे लोग बनो, अच्छे ही करो, ये इनफ नहीं है, काफी नहीं है। जो आज समाज में नेतृत्व करते हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व जिनका है, सामाजिक नेता नहीं है और उनके स्थान पर आज राजनीतिक नेता हैं, उनकी सोच भी, चाहे वो टीवी के सामने हो या समाज के बीच में हो या समाज के साथ व्यवहार में हो, तो उनको भी संस्कारित भारत की उतनी ही चिंता करनी चाहिए जितना संघ के बड़े से बड़े अधिकारी करते हैं या भिन्न भिन्न संगठनों में हम जैसे कार्यकर्ता करते हैं। ऐसा राजनीतिक लोगों का भी ये चिंता का विषय होना चाहिए। पावर कॉरिडोर में हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब कोई संगठन 100 वर्ष पूरा करता है तो वो केवल उत्सव नहीं होता, बल्कि नई चुनौतियां लेकर आता है। मंथन करना, चिंतन करना, मनन करना, ये संघ में रहा है। और एक चीज ये रही है कि जब तक सामने वाला जैसा रहेगा तब तक हम वैसे हैं। वो बदलेगा तो हमारी रणनीतियां भी बदलेंगी। इसको आसानी से नहीं लेना चाहिए, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन एक तैयारी ये भी करनी चाहिए कि आरएसएस 100 वर्ष पूर्व जैसे शुरू हुआ था, क्या वो अपने ध्येय पे अभी भी चल रहा है? क्या उसके पास आने वाले 900 वर्षों की प्लानिंग है? क्या 1000 वर्ष इसको कभी पूरे होंगे? तो क्या बेबाकी से वो कह सकेगा इस बात को, बोल सकेगा इस बात को कि हम इस ध्येय के साथ निकले थे और आज यहाँ खड़े हैं? ये आपके लिए, हमारे लिए चिंतन भी है और मनन भी।